वेलकम फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड। इन लेमन्स लैंग्वेज, डिमांड refers to a desire or want for a goods, but in economics demand refers to a desire for a commodity backed by the ability to pay और willingness to pay for it। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरली, मतलब जनरल लैंग्वेज में डिमांड को क्या कहा जाता है, मतलब लेमन्स लैंग्वेज में। तो लेमन्स लैंग्वेज में कहा गया है कि डिमांड इज इक्वल टू डिजायर। तो उन्होंने कहा है लेमन लैंग्वेज में डिमांड इज इक्वल टू डिजायर फॉर अ कमोडिटी। मतलब कि आप अगर किसी चीज को या फिर किसी कमोडिटी को या फिर किसी वस्तु को चाहते हो, आपको लगता है कि ये चीज या कमोडिटी मेरे पास होनी चाहिए, मतलब आप उस चीज की डिजायर कर रहे हैं, तो आप उस चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं। ऐसा हम जनरली कहते हैं। बट दोस्तों, क्या ये आपको सही लगता है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरी आज इनकम है 30,000 रुपीज पर मंथ। क्या है? 30,000 रुपीज पर मंथ। और मैं चाहता हूँ कि, और मेरी डिजायर है कि मुझे ऑडी कार खरीदनी है। हाँ, एक आदमी 30,000 रुपए की कमाई है और चाहता है 90 लाख की कार खरीदे। क्या ये हो सकता है? अरे भाई, मेरी डिजायर है ना मेरी ऑडी कार खरीदने की, तो क्या मेरी डिमांड बन सकती है? ऑब्वियसली नहीं बन सकती। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। तो इसको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि डिजायर फॉर अ कमोडिटी। इन्होंने भी सबसे पहले डिजायर फॉर कमोडिटी कहा है, मतलब कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड करने के पीछे डिजायर होनी चाहिए। मान लीजिए अगर मेरी डिजायर ही नहीं है तो क्या मैं उस चीज की डिमांड करूंगा? ऑब्वियसली नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सिगरेट पीनी ही नहीं है तो क्या मैं सिगरेट की डिमांड करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी डिजायर नहीं है। तो सबसे बेसिक कंडीशन क्या है? डिजायर होनी चाहिए डिमांड के लिए। तो उन्होंने कहा है डिजायर फॉर कमोडिटी बैक बाय द एबिलिटी टू पे फॉर इट। अगर अभी का जो एग्जांपल लिया था मैंने, जो मेरी इनकम जैसे कि 30,000 रुपीज थी पर मंथली और मैं चाह रहा था कि 90 लाख की कार खरीदूं, क्या मेरी उतनी औकात है कि मैं ऑडी कार खरीद सकता हूं? नहीं है भाई। क्यों नहीं है? मेरी एबिलिटी टू पे नहीं है, मतलब मैं पैसे पे नहीं कर सकता उतने। 90 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा? मैं कहां से पे करूंगा? मतलब मेरे पास डिजायर तो है बट मेरी एबिलिटी टू पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी देखना जरूरी है साथ साथ कि डिजायर के साथ साथ एबिलिटी टू पे भी होना जरूरी है। आप जिस चीज की, जिस कमोडिटी की आप डिमांड कर रहे हो या फिर उसकी डिजायर है आपको, उसके पैसे पे करने की आपकी औकात होनी चाहिए। मतलब सेकंड चीज क्या है? एबिलिटी टू पे होना बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट में उन्होंने कहा है कि विलिंगनेस टू पे फॉर इट। मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनकी डिजायर भी होती है कि ऑडी कार खरीद सको और उनके पास उतने पैसे भी होते हैं। मतलब 90 लाख देने के लिए उनके बहुत पैसा पड़ा हुआ है, 90 लाख उनके लिए चिल्लर है। क्या नहीं, आज 90 लाख ऐसे दे सकते हैं, बट वो बहुत कंजूस होते हैं साले। समझ रहे बात को? मतलब कि उनके पास डिजायर है, मतलब इच्छा भी है ऑडी कार खरीदने की, उनके पास एबिलिटी टू पे है, क्या? हाँ है। उनके पास उतने पैसे भी है बट उनके पास विलिंगनेस टू पे नहीं है, उनको पैसे देने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे? मतलब क्या, डिमांड होने के लिए इन तीन चीजों का होना बहुत 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 जरूरी है। सबसे पहले चीज की डिजायर, दूसरी चीज एबिलिटी टू पे, और तीसरी चीज इन दोनों के साथ साथ विलिंगनेस टू पे होना भी बहुत जरूरी है। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपकी डिजायर कब डिमांड में बन सकती है? जब आप इन तीन चीजें आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं या फिर इन तीन चीजें आपके पास होती है तो आपकी डिजायर बन जाती है डिमांड। तो ये थी हमारी डिमांड की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा था कि यूटिलिटी इज एन रिलेटिव कंसेप्ट। मतलब यूटिलिटी एक रिलेटिव टर्म है। कैसे? वो रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस से यूटिलिटी रिलेट करती थी। उसी तरह डिमांड, हमारी डिमांड भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। हमारी डिमांड भी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। जैसे कि डिमांड रिलेटेड होता है प्राइस एंड टाइम, इन दो चीजों से हमारी डिमांड रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है? मान लीजिए अगर मार्केट में किसी चीज की, मतलब किसी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती है तो क्या आप उसको, उस चीज की डिमांड करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी उसके पैसे बढ़ रहे ना, तो महंगी चीजें कौन लेना चाहता है?
करेक्ट है, मतलब उसका असर डिमांड पे पड़ा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस से डिमांड रिलेट करता है, प्राइस की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है, प्राइस की वजह से डिमांड पे अफेक्ट होता है। तो सबसे पहला था हमारा प्राइस का, जैसे कि मैं कह रहा था कि डिमांड रिलेटिव कंसेप्ट है, किस किन चीजों से रिलेट होता है, प्राइस एंड टाइम से। अभी अभी देखा हमने प्राइस से किस तरीके से डिमांड रिलेट होती है, अगर प्राइस चेंज हो जाती है तो डिमांड पे उस पर असर पड़ता है और हम डिमांड भी कम ज्यादा करते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि डिमांड टाइम से रिलेटेड है। अब टाइम से किस तरीके से रिलेटेड है, मान लीजिए रेनी सीजन में कोई बिजनेसमैन एक 1000 यूनिट्स ऑफ रेनकोट बेच रहा है, कब, रेनी सीजन में। क्या वही बिजनेसमैन वही रेनकोट क्या समर सीजन में उतने रेनकोट बेच सकता है? ऑब्वियसली नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? तो समर सीजन में उस चीज की उतनी डिमांड बिल्कुल नहीं होती है। समझ रहे हैं आपको कि मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर जैसे टाइम चेंज हो जाता है तो कुछ कमोडिटी ऐसे होती है कि उनका जरूरत नहीं महसूस होती है हमें, उन जैसे कि टाइम चेंज हो जाता है। मतलब जैसे कि रेनकोट का हमें यूज कब होता है, जैसे कि सिर्फ रेनी सीजन में। हम वही रेनकोट समर सीजन में उतने डिमांड नहीं करते, मतलब कि डिमांड रिलेट करता है टाइम से भी। तो डिमांड एक रिलेटिव कंसेप्ट है विच इज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस। इन दो चीजों से हमारी डिमांड रिलेट करती है। अब हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट गुड्स के बारे में। सबसे पहला गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ, हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन उन्होंने लिखी है कि व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली to satisfy a single want, then the demand is said to be a complementary goods. For example, pen and ink, car and petrol, mobile phone and SIM card. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है पेन एंड इंक का। मान लीजिए मुझे लिखना है, मुझे बैठ के कविताएं लिखना है, तो लिखने के लिए क्या चाहिए, पेन चाहिए ऑब्वियसली। और पेन चाहिए तो बिना इंक वाला पेन चाहिए क्या? नहीं, तो उसमें इंक चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ समझ लीजिएगा। मतलब अगर मुझे लिखना होता है तो मुझे पेन चाहिए, और बिना इंक की पेन बिल्कुल नहीं चल सकती, तो उसमें इंक भी चाहिए। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लिखने की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दो चीजों को साथ में डिमांड कर रहा हूँ। कौन सी दो चीजें? पेन एंड इंक। ये दो चीजें जिसको मैं साथ में डिमांड कर रहा हूँ, और अगर ये साथ में डिमांड नहीं करूंगा तो मैं लिखने की वांट्स पूरी ही नहीं हो सकती। मान लीजिए मेरे पास इंक है बट पेन नहीं है, क्या लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। मान लीजिए मेरे पास पेन है बट इंक नहीं है, क्या मैं लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं लिख सकता। मतलब क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहता है कि जब कभी भी आप दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ ज्वाइंटली डिमांड करते हो, किस लिए? सिर्फ सिंगल वन को सेटिस्फाई करने के लिए, तब हम कहते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, पेन एंड इंक का, कार एंड पेट्रोल का, मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड। अगर कार है आपके पास बट पेट्रोल नहीं है तो क्या मारते हुए आप कार को लेके जाएंगे क्या? नहीं ले जा सकते। मतलब कार में पेट्रोल होना जरूरी है टू रन दी कार। तीसरी चीज जैसे कि मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, मतलब मोबाइल है बट सिम कार्ड नहीं है, फोन कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। आगे लिखा है मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स यानी कि अपोजिट, मतलब अपोजिट। एक सीधा तो दूसरा टेढ़ा होता है, मतलब उल्टा होता है, मतलब कि अपोजिट होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अपोजिट रिलेशनशिप होता है। किस तरीके का अपोजिट रिलेशनशिप? अब मतलब कहते हैं कि अगर एक चीज अगर बढ़ रही है, मतलब एक चीज, मतलब मान लीजिए एक प्राइस एंड डिमांड, ये दो चीजें है, तो अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटती है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ने कहा कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और दूसरा, अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, मतलब इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है? क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे प्राइस बढ़ती जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ये दोनों अपोजिट चीजें, हम इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब किस तरीके कैसा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अब हम ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं जाके होंडा सिटी के लिए डिमांड कर रहा हूं। किसके लिए डिमांड कर रहा हूं मैं? होंडा सिटी के लिए।
जिसकी आज मार्केट वैल्यू है तकरीबन 10 लाख रुपए। तो अचानक तो क्या हुआ कि सबसे पहले होंडा सिटी वाले ने अपने कार की प्राइसेस बढ़ा दी और उसने प्राइसेस बढ़ाकर 12 लाख कर दी। हाँ, और दूसरी केस ऐसे है कि होंडा सिटी ने मान लो अपने कार की प्राइसेस घटा दी और घटा के कर दी 7 लाख रुपए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कम हुई और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। अब हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप कैसा होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम देखते हैं दो गुड्स जो साथ में डिमांड करते हैं एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए। अब कार की प्राइसेस यहाँ पे जैसे कि बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। ऑब्वियसली अगर महंगी होती जा रही है कार, महंगी होती जा रही है कार, तो डिमांड घटेगा, मतलब डिमांड कम हो जाएगा उस चीज के लिए। तो यहाँ पे कार की डिमांड जो है कम हो गई। यहाँ पे कौन सी डिमांड मैं कम कर रहा हूँ, कार की डिमांड, करेक्ट है। और जब यहाँ पे प्राइसेस कम हो गए होंडा सिटीज की, जब भी मार्केट में प्राइसेस कम हो जाता है तो क्या बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है। अरे इंडिया है, लोगों को सस्ता चाहिए, सस्ता और टिकाऊ। तो जब भी उसकी प्राइसेस कम होगी तो लोग क्या करेंगे, जाके फटाफट 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 जाके डिमांड करेंगे। इंडिया में क्या भी होता है, अगर पार्ले जी का अगर प्राइस 1 रुपए से भी कम कर दो ना तो बड़ी इसी बड़ी लंबी लाइन लग जाती है दुकान पे। ये तो फिर कार है। तो यहाँ पे प्राइसेस कम होने के बाद डिमांड बढ़ेगी। बट डिमांड किस चीज की बढ़ेगी, यहाँ पे कार की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। अब हमें देखना है कि इसका पेट्रोल पे किस तरीके का असर पड़ता है। जब मैं मान लीजिए 10 लाख की कार बेच रहा था तो मेरे तकरीबन कुछ तो एक 100 यूनिट्स ऑफ कार्स बेचे गए थे। मतलब अगर 100 यूनिट्स कार बेचेंगे तो 100 यूनिट्स कार जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरेंगे। मतलब पेट्रोल की डिमांड कितनी तब थी, 100 कार्स अगर डिमांड करे पेट्रोल की तो मान लीजिए वहां पे पेट्रोल 100 ही कार भरेंगे ना, समझ रहे हैं। बट जैसे होंडा सिटीज ने अपने प्राइसेस बढ़ा दी तो क्या किया, लोगों ने कार की डिमांड कम कर दी। मतलब 100 की जगह अब सिर्फ 70 कार बेच रहा है वो। मतलब कितने कार बेच रहा है, अब यहाँ पे 70 कार बेच रहा है। अब क्या होगा, अब सिर्फ 70 कार ही पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरेगी ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिए। तो 70 कार पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरेगी, मतलब पेट्रोल का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। किसका डिमांड, पेट्रोल का। और यहाँ पे हुआ क्या था, कार की प्राइसेस बढ़ गए थे। ये समझ में आया। दूसरा केस, यहाँ पे प्राइसेस उसने कम कर दी, मतलब 7 लाख कर दी, तो यहाँ पे डिमांड कार के लिए बढ़ेगा और बढ़ के मान लीजिए 100 यूनिट्स की जगह पे 200 कार सब बेच रहा है वो। कितने कार बेच रहा है, 200। तो अब 200 कार पेट्रोल पंप पे जाएगी और पेट्रोल भरेंगे तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली बढ़ेगी, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। समझ रहे, यहाँ पे डिमांड पेट्रोल की बढ़ गई। तब मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कार की प्राइसेस बढ़ा दी, मतलब प्राइस यहाँ पे बढ़ गई, तो डिमांड फॉर पेट्रोल क्या हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं रिलेशनशिप पे दो गुड्स है, एक कार और पेट्रोल का रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस जब मैं कार की बढ़ाता रहता तब यहाँ पे पेट्रोल की डिमांड कम होती थी, मतलब यहाँ पे डिमांड कम हुई। और जब भी मैंने कार की प्राइसेस कम कर दी तो यहाँ पे पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। समझ रहा है। तो इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब कभी भी एक गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में से एक गुड्स की आप प्राइसेस बढ़ा दो तो दूसरे गुड्स पे उसका इनवर्सली इफेक्ट होता है, मतलब उल्टा असर होता है। मतलब जब भी एक की प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स का डिमांड घटेगा, और जब भी एक गुड्स के प्राइसेस घटाएंगे तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। तो ये था हमारा इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आगे लिखा है मैंने, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में स्लोप्स हमेशा डाउनवर्ड होता है। कैसे डाउनवर्ड होता है, मान लीजिए मेरी ओरिजिनल प्राइस है और ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी है। जब मैंने प्राइसेस घटा दी, मतलब नीचे कर दिया, तो मेरी न्यू जो प्राइस है मैंने उसको नाम दे दिया P1। तब प्राइसेस घटा दूंगा तो मैंने लिखा था कि डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डिमांड बढ़ के गई Q1 तक, जो मेरी नई डिमांड है। जो फिर डिमांड कर्व यहाँ पे बन रहा है ना,
वो स्लोप है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डीडी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर रहे हैं। समझ में आ गई आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कंसेप्ट। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कंसेप्ट में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इनका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के। जैसे कि हमने अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके नाम में उसका मीनिंग छुपा है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट यानी कि अगर एक नहीं होता है तो दूसरा, मतलब एक का यूज हमें नहीं हो रहा तो हम दूसरे का यूज करते हैं, तब हम उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक नहीं तो चलता, मैं दूसरे से एडजस्ट कर दूंगा, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन कहती है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स, मतलब एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल करना, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब एक गर्लफ्रेंड चली गई तो दूसरी है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब मान लीजिए अगर घर में चाय खत्म हो गई तो क्या करते हैं हम? कॉफी पीते हैं, क्योंकि इसके लिए चाय के लिए वो कॉफी एक सब्स्टिट्यूट है। अगर ये भी नहीं होगा तो वो चलता है। और अगर पेप्सी की बात करें, अगर पेप्सी नहीं है तो हम कोक से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, इन एक गुड्स एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट है। एक चीज़ नहीं होती तो भी चलता है, दूसरा होगा एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि टी, कॉफी, पेप्सी, कोक वगैरह। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दीज गुड्स हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप था इनवर्स रिलेशनशिप। तो उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसे? मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे टी के प्राइसेस बढ़ा दें, उसकी प्राइस बढ़ा दी टी की, तो उसका कॉपी पे किस तरीके का असर पड़ेगा? अगर टी के प्राइसेस बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? घर में मम्मी कहेगी अरे भाई अभी देखो सब लोग, अभी टी के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ गई है तो थोड़े दिन हम कॉफी पियेंगे। तो यहाँ पे टी की डिमांड क्या हुई? टी की डिमांड यहाँ पे घट गई, बट उसका असर क्या हुआ? कॉफी पे इसकी डिमांड बढ़ गई। मतलब टी के प्राइसेस बढ़ने के कारण कॉफी की डिमांड बढ़ गई। करेक्ट है। उल्टा, अगर टी की प्राइसेस कम होती है तो क्या होता है? अगर प्राइसेस टी की कम होती है तो हम टी के लिए ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि अभी वो सस्ती मिल रही है। समझ रहे? तो इसका डिमांड बढ़ेगा, किसका? टी का डिमांड बढ़ जाएगा। बट इसका कॉफी पे क्या असर पड़ेगा? कॉफी पे इसका क्या असर पड़ेगा? जब भी टी की प्राइसेस कम होगी तो लोग टी ज़्यादा पियेंगे, मतलब कॉफ़ी का डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि अब कॉफ़ी लोग पीना छोड़ दिया, अब वो लोग शिफ्ट हो गए टी की तरफ, तो कॉफ़ी का डिमांड कम हो गया। करेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ था? प्राइस कम हुआ था। मतलब इन दोनों में किस तरीके का रिलेशनशिप है? जहाँ पे प्राइसेस बढ़ती है तो यहाँ का डिमांड भी बढ़ता है दूसरी चीज़ का। इसकी अगर प्राइसेस कम होती है तो दूसरे का डिमांड कम होता है। मतलब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब भी एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे का डिमांड भी बढ़ता है, और एक की प्राइसेस घटती है तो डिमांड भी घटता है। समझ में आ रहा है? तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का स्लोप कैसा, उनका डिमांड कर्व किस तरीके का होता है, अब इसे देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये था डाउनवर्ड। सब्स्टिट्यूट गुड्स में अपवर्ड किस तरीके से? मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, हो जाती है कभी कभी गलती इंसान हो। तो यहाँ ये मेरी P ओरिजिनल प्राइस है, ये मेरी Q ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब मैंने क्या कर दिया? इसके प्राइसेस कम कर दिए, और यहाँ पे मैंने इसकी डिमांड कम कर दी। क्वांटिटी डिमांड कम होगी। क्यों कम होगी? कैसे? हमने पढ़ा यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब भी प्राइसेस कम होती है, मतलब एक गुड्स के प्राइसेस कम होती है तो दूसरे पे वही असर होता है, दूसरे का भी डिमांड कम हो जाता है। तो यहाँ पे उसका डिमांड कम होकर आ गया। मतलब यहाँ पे न्यू जो प्राइसेस थी P1 और Q1 जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड थी, दोनों भी घट रहे, तो हमें एक डिमांड कर्व मिलता है। जैसे कि ये डिमांड कर्व हमें मिल गया। ये कौन सा डिमांड कर्व है? अपवर्ड है। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने देखा ये डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा था। ये कैसा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं अपवर्ड डिमांड कर्व। कौन सा डिमांड कर्व? अपवर्ड डिमांड कर्व। समझ में आ गया?
तब सब्स्टिट्यूट गुड्स में दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। एक, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दूसरा इनका स्लोप अपवर्ड होता है। कौन सा? अपवर्ड। सेम उल्टा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर इनका स्लोप डाउनवर्ड होता है तो इनका स्लोप अपवर्ड होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कंसेप्ट जिसमें हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ डिमांड क्या होता है। दूसरा चीज़ हमने देखा कि डिमांड एक रिलेटिव कंसेप्ट है, जैसे कि वो रिलेटेड होता है टाइम एंड प्लेस से। बाद में हमने देखा दो इम्पोर्टेंट गुड्स जो कि हमें हर कंसेप्ट में, हर लॉज में हमें देखने हैं। जैसे कि पहली गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा गुड्स होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखा कि हमें दो चीज़ें एक साथ डिमांड करते हैं एक सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये भी देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है और उनका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और उसी तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने देखा कि यूज इन प्लेस ऑफ अनदर, मतलब एक की जगह पे दूसरा यूज करना, जिसमें देखा हमने कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और उनका स्लोप जो होता है वो अपवर्ड होता है। तो ये थी हमारी आज की कंसेप्ट। कल के लेक्चर में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। थैंक यू फ्रेंड।